हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ रत्नेश और आप सभी का स्वागत है फिर से आपके फेवरेट प्लेटफॉर्म पे सीबीएल यानी चेतन भारत लर्निंग पे। आज एक बार फिर से हम लोग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर डिस्कशन के लिए गैदर हुए हैं और आज हम 2021 का जो मेंस का आपका पेपर था वो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप कि आप सभी एक्साइटेड हैं, बिकॉज एक्साइटमेंट विल लीड यू टू बेटर अंडरस्टैंडिंग। ऑलवेज रिमेंबर, जब आप किसी चीज़ को सीखने के लिए, समझने के लिए एक्साइटेड होते हैं तो वो आपके अंदर एक बेटर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है, जिससे आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर समझ आती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज हम लोग कौन सा एग्जाम कैसे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आएंगे और उनको हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है वो आपको 5 मार्क्स देने वाला है। सो बी वेरी वेरी clear and specific while reading the instructions. Rewrite the following sentences after making necessary corrections, if any. Do not make any unnecessary changes in the original sentences, so just be careful. पहला क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन को देखो रीराइट करना है, विच इज ओके, आपको करेक्ट करना है, विच इज ओके, बट अगर सेंटेंस ऑलरेडी करेक्ट है तो छेड़खानी नहीं भी करनी है। रिमेंबर, तो सेंटेंस कह रहा है अ फ्यू रिमार्क्स दैट ही मेड वर वेरी सजेस्टिव। तो सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा कि अ फ्यू और द फ्यू में डिफरेंस सभी को पता होना चाहिए। एंड आई होप कि यहाँ पर काफ़ी लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो लिख लेंगे। फ्यू जो है वो किसी भी तरीके की नेगेटिव चीज़ को दर्शाता है। इट टेल्स अस अबाउट द नेगेटिव कंडीशन, नेगेटिव थिंग। अ फ्यू टेल्स अस अबाउट समथिंग दैट इज सम और थोड़ा। पॉजिटिव सेंस में यूज कर सकते हैं इसको, आप पॉजिटिव सेंस में यूज कर सकते हैं। बट द फ्यू इज समथिंग विच टेल्स यू थोड़ा जितना भी। जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड, इसका सेंस निकलता है थोड़ा जितना भी का मतलब जो भी मेरे पास बचा है, थोड़ा जितना भी मेरे पास बचा है। द फ्यू थिंग्स विच आई हैव विद मी आई कैन शेयर विद यू ऑल, इस सेंस में। तो आपको ध्यान रखना है इस सेंटेंस का जो क्वेश्चन करेक्शन होगा, अ फ्यू की जगह हम यहां पर बात कर सकते हैं द फ्यू रिमार्क्स दैट ही मेड वर वेरी सजेस्टिव। थोड़े जितने भी रिमार्क्स उसने वहां पर दिए वो बड़े ही सजेस्टिव थे। सजेस्टिव थे का मतलब है कि वो आपके काम के थे, कारगर थे। तो यहां पर हम सही आंसर लिख सकते हैं द फ्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, लिखा है द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट आर दैट आई डिस्ट्रस्ट यू। द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट, तो यहां पर द आर्टिकल लगाकर जब आपने दो सब्जेक्ट्स को कनेक्ट किया, आपको इस बात का ख्याल जरूर रखना है कि जब दो सब्जेक्ट्स, डिफरेंट सब्जेक्ट्स भी बात कर लो, अगर सिमिलर सब्जेक्ट्स की भी बात कर रहे हैं, पर यहां पर क्वेश्चन जो पूछा गया है वो डेफिनेट आर्टिकल पे बेस्ड है। यानी कि अगर स्टूडेंट्स आप कभी भी द आर्टिकल को यूज करोगे सिंगल टाइम, दैट इज इनिशियली स्टार्टिंग में, और दो सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करोगे, तो उस पूरे सब्जेक्ट को सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हुए हमें साथ वाली जो वर्ब है, यानी कि जो आगे की वर्ब यूज होगी, उसको सिंगुलर बनाना पड़ेगा, सिंगुलर में यूज करना पड़ेगा। इट मीन्स यहां पर आपको दैट ऑफ इट के बाद इज लगाना था, दैट आई डिस्ट्रस्ट यू, सेंटेंस बन जाएगा। आई होप यहां पर आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया है। द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट इज दैट आई डिस्ट्रस्ट यू। आगे क्वेश्चन में पढ़ते हैं, डिस्पाइट हिज लैक ऑफ एक्सपीरियंस नेवरदलेस ही वाज ऑफर्ड द जॉब। तो डिस्पाइट हिज लैक ऑफ एक्सपीरियंस नेवरदलेस, अब देखो यहां पर आपको समझना है कि हाउएवर, नेवरदलेस का मतलब आपको नेगेटिव सेंस में निकलता है। अब पहले क्वेश्चन कह रहा है डिस्पाइट हिज लैक ऑफ एक्सपीरियंस, नेवरदलेस की यहां पर जरूरत नहीं थी। तो आपको ये सेंटेंस अगर फ्रेम करना भी था तो आप, है ना, कैसे करते? देखो, इंस्पाइट के साथ ऑफ आता है, के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ। डिस्पाइट के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आता, विच इज ओके। बट आगे की क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कह रहा है कि के बावजूद वो लैक ऑफ एक्सपीरियंस था, फिर नेवरदलेस यहां पर कनेक्टर सही बैठ नहीं रहा है, तो शुड नॉट बी यूज। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है द बैनियन इज अ काइंड ऑफ अ फिग ट्री। काइंड ऑफ अ, क्वेश्चन क्या है? काइंड ऑफ अ, यू शुड नॉट यूज इट, यू शुड नॉट यूज काइंड ऑफ अ। यहां पर देखो क्वेश्चन में आपको क्लैरिटी थोड़ी सी चाहिए होगी बच्चों कि आई थिंक जस्ट अ सेकेंड, कुछ तो इशू आ गया है। ठीक है,
काइंड ऑफ अ, ठीक है, काइंड ऑफ अ यहाँ पर जो बात चल रही है क्वेश्चन में, आपको अ फिग ट्री नहीं लिखना है। अच्छा, क्यों नहीं लिखना है? नाउ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन कहता है द बैनियन इज अ काइंड, अ काइंड के बाद आपको अलग से आर्टिकल की नीड नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली नाउन का यूज करेंगे, दिस इज द रूल। अच्छा, यानी कि ऑलरेडी यहाँ पे आर्टिकल यूज हो गया है अ काइंड ऑफ, तो आपको आर्टिकल लगा के अ फिग ट्री नहीं लिखना, which is the case. Very nice, you have understood. Now some were killed and others were injured badly. तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है some were killed and others were, आपको badly जो कि एक adverb है, try and understand, ये एक adverb है और क्वेश्चन खत्म करने पर आपको लिखना है injured जो कि एक verb है, were badly injured। ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि जो एडवर्ब है वो वर्ब से पहले उस कंडीशन को पूरी क्वालिफाई करेगा, यानी कि उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देगा। तो सेंटेंस आपका बनना चाहिए सम वर किल्ड एंड अदर्स वर बैडली इंजर्ड, नॉट इंजर्ड बैडली। ये इसको बोलते हैं प्लेस ऑफ एडवर्ब एरर, प्लेस ऑफ एडवर्ब एरर्स। अच्छा क्वेश्चन था, आगे के लिए याद रखेंगे कि इन फ्यूचर का भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमें रेडी रहना है। अब आपके 5 नंबर पक्के हो गए बच्चों, तो अब हम नेक्स्ट 5 मार्क्स के लिए बढ़ सकते हैं। द नेक्स्ट 5 मार्क्स क्वेश्चन यू हैव गॉट ऑन योर स्क्रीन, बर्ड्स डैश देयर एग्स इन देयर नेस्ट। क्वेश्चन को देखो, समझने की कोशिश करो। यहां पर बात चल रही है कि बर्ड्स ले देयर एग्स होता है। अच्छा, क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है कि बर्ड्स जो है, चिड़िया जो है वो अंडे देती है अपने नेस्ट में, घोंसले में। तो ले यहां पर आप वर्ब की फॉर्म यूज कर रहे हैं, ले ले लेड, है ना। तो अब यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि बर्ड्स प्लूरल है और इंडेफिनिट टेंस में अगर हम बोलेंगे तो ले वो देती है चिड़िया अंडे, इस तरह से सेंटेंस सही है। ही वुड कम, अब ये सेकेंड सेंटेंस आपको बताने से पहले ही मैं बता दूं कि ये एक कंडीशनल सेंटेंस होता है। क्या होता है? कंडीशनल सेंटेंस की बात चल रही। अच्छा, जितने लोगों को कंडीशनल सेंटेंस नहीं पता है वो बिल्कुल भी घबराए नहीं, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस के बारे में आपको बता दूंगा कि इफ क्लॉज के साथ अगर आपने सिंपल पास्ट यूज किया, आई विल टेल यू, मैं आपको बिल्कुल बेसिक बताऊंगा। जब आपको आगे रूल्स की क्लासेस मिलेंगी वहां पर हम इसका ब्रीफ डिस्कशन कर सकते हैं। इफ के साथ अगर सिंपल पास्ट यूज करोगे बच्चों, तो आपको उस कंडीशनल सेंटेंस में वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन से, अगर आपने इफ के साथ सिंपल पास्ट यूज नहीं किया, क्या यूज कर लिया? पास्ट परफेक्ट यूज कर लिया। पास्ट परफेक्ट यूज कर लिया तो आपको आगे की कंडीशन यानी कि वुड हैव प्लस V3 यूज करना पड़ जाएगा। और थर्ड कंडीशन कहती है, अगर इफ के साथ आपने प्रेजेंट सिंपल यूज कर लिया, प्रेजेंट सिंपल यूज कर लिया, तो आपको फ्यूचर सिंपल या फिर प्रेजेंट सिंपल दोनों में से कुछ यूज कर सकते हो। तो ये इस तरीके से आपको कंडीशन याद रखनी। वैसे इसके बारे में ब्रीफ डिस्कशन हम लोग आगे भी कर सकते हैं। यहां पर ही वुड कम लिखा है, आपको साफ साफ दिख गया कि इफ क्लॉज के साथ आपको सर जो है सेकंड कंडीशन तो नहीं लग रही है यहां पर, क्योंकि वुड कम आपने बोला था, फर्स्ट कंडीशन सिंपल पास्ट के साथ लगती है। तो इफ यू विश्ड जो है वो पास्ट फॉर्म है, यानी कि V2 है, जो कि राइट आंसर होगा। इफ ही वुड कम इफ यू विश्ड इट, है ना। V2 आपको दिमाग में आ गया क्वेश्चन समझ में कि वुड प्लस अगर आपके साथ फर्स्ट फॉर्म लगी है तो आपकी कंडीशन में यानी कि इफ क्लॉज जो है वो सिंपल पास्ट अपने साथ लेता है। आगे बात करते हैं, समथिंग वेंट रॉन्ग, समथिंग बर्निंग, मैं सूंघ सकता हूं नहीं कहता, मैंने ऐसा महसूस किया। तो ऐसा करने के लिए हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं आई स्मेल्ट कौन सी फॉर्म है? स्मेल की पास्ट फॉर्म है, यानी कि V2। तो आप बोलोगे आई स्मेल्ड समथिंग बर्निंग, मैंने महसूस किया। आई फाउंड, आई लाइक रियलाइज आप कह सकते हो। इस तरीके से सेंटेंस थर्ड वाले का आंसर बन रहा है। आगे लिखा है रीच वर्ब को यूज करो, ही विल वेट फॉर यू अंटिल यू रीच या रीच्ड, फर्स्ट फॉर्म। कोई बच्चा बता सकता है क्यों? क्योंकि यहां पे विल सर फर्स्ट फॉर्म में है वर्ब, तो इसलिए आगे की वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म में होनी चाहिए, विच इज वेरी राइट। आगे की कंडीशन में आपको क्लियर कर दूं, यहां पर अंटिल वर्ड का यूज हुआ है, जो कि अपने आप में क्या होता है? नेगेटिव होता है। अगर नेगेटिव वर्ड ऑलरेडी लगा हुआ है तो आप दूसरा नेगेटिव वर्ड नहीं लगाते उस क्लॉज में, यानी कि आप यहां पर रीच के साथ कभी भी नॉट या डू नॉट वर्ड मत यूज करना, इसकी फर्स्ट फॉर्म में ही सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिफ्थ है, वो कह रहा है ही थैंक मी फॉर व्हाट आई डैश फॉर हिम। जैसे ही आपने सेंटेंस में थैंक्ड वर्ब देखी बच्चों,
कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म से आपको एक चीज पक्की हो गई, एक बात कंफर्म हो गई कि सर यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट टेंस, तो आगे का सेंटेंस हमारा गलत ना हो, इसलिए हमारी फॉर्म्स होती है डू, डिड और डन, थर्ड फॉर्म। तो यहां पर हम कौन सी फॉर्म यूज करने वाले हैं? हम सेकंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट टेंस में सेंटेंस चल रहा है, इसलिए हम डिड लगा के अपने सेंटेंस को करेक्ट करेंगे। आई होप कि आपके 10 मार्क्स यहां तक पक्के हो गए हैं, आपको क्लियर हो गया कि 10 मार्क्स कैसे आए, बेसिकली 5-5 जोड़ करके। फर्स्ट पार्ट ये था, सेकंड पार्ट ये था, 10 नंबर पक्के हो गए, तो अब क्यों ना हम 5 नंबर और बढ़ा लें दोस्तों। 5 नंबर बढ़ा के हम 15 मार्क्स पे पहुंच जाएंगे। इसी तरीके एग्जाम में मार्क्स बढ़ते हैं, आपको लग रहा होगा अगर इतना ईजी होता जैसे आपने बताया, फटाफट मार्क्स आ गए, एग्जाम में भी ऐसे आ जाए, फिर तो बात ही क्या। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। एक साइंस में भी एक कहावत कही, द प्रैक्टिस मेक्स द मैन मैंडल was scientist. He kept me waiting. I was kept. Wait a second. I was kept waiting. I was kept waiting. आगे क्या लिखोगे? I was kept waiting by him. He kept me waiting. I was kept waiting बाय हिम। फॉर हिम मत लिख देना, क्योंकि अगर आपने फॉर लिखा तो उसका मतलब उसके लिए, जबकि उसके द्वारा आपको वेट करवाया जा रहा था। ये सेंस आपका इसी कंडीशन से निकलेगा। अच्छा, फियर गॉड नेक्स्ट। यहाँ पर हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन तो पढ़े थे ना बच्चों, ये एक्टिव पैसिव वॉइस के क्वेश्चन चल रहे हैं। कोई डाउट तो नहीं चल रहा आपके मन में कि सर ये एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं? इनके रूल्स होते हैं भाई, आपको रूल्स बताए जाएंगे, टेंशन मत लो। पर आप यहाँ कंडीशन सिंपल समझो। ये सेंटेंस सिंपल पास्ट में लिखा हुआ है, एक्टिव वॉइस है, V2 की पहचान नहीं होती है सिंपल पास्ट कि ये यहाँ पर एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव बनाया तो वॉज के साथ केप्ट लगा दिया, मी ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट बना लिया, और बाय हिम यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फियर गॉड, जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ की कंडीशन में आता है। अगर ट्रूथ नहीं होता है तो कुछ यहाँ पर फैक्चुअल डेटा भी कई बार होते हैं। मेरी बात समझने की कोशिश करेंगे सारे जन कि फैक्चुअल डेटा का भी वॉइस चेंज नहीं होता है। नो चेंज, रिमेंबर, नो चेंज इन फैक्चुअल डेटा। क्या ये बात याद रहेगी आपको? क्या ये बात याद रहेगी आपको? यस। नहीं भी याद रहेगी तो याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। यानी कि सर इसका चेंज नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं लिखोगे और एज इट इज लिखा रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डू नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर। द पुअर शुड नॉट के साथ बी लगा दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, लुक्ड के साथ फ्रेज पूरा कर दो, डाउन अपॉन लिख दो, बाय किसके द्वारा? पीपल के द्वारा। अच्छा, do not look down upon the poor. The poor should not be looked down upon by people or by you. ये डिपेंड करेगा एग्जाम में आप कौन सा ऑब्जेक्ट चूज करते हो, डज नॉट मैटर, क्योंकि इससे आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। पीपल, बाय यू, बाय पीपल, कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों कंडीशन में ये ट्रू बैठता है। अगला क्वेश्चन है, एल्कोहल कैन नॉट बी सोल्ड विदाउट अ लाइसेंस। What does the question say? अल्कोहल को बिना लाइसेंस के नहीं बेचा जा सकता। एक्टिव वॉइस को क्वेश्चन है, फिर से पैसिव बनाना है। यू कैन नॉट, नहीं, पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है, एक्टिव वॉइस बनाना है। यू कैन नॉट सेल द एल्कोहल। अगर द है तो ठीक है, नहीं है तो एल्कोहल में से द हटा दो। यू कैन नॉट सेल द एल्कोहल विदाउट अ लाइसेंस। इज दैट क्लियर टू यू? It's a statement, even it's a question, and even it's a हिदायत। तो आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। What pleased him so much? By या what? What? हाँ, तो आपको यहां पर by ना लगाकर with what he was so much pleased, by what he was pleased, by what he was so much pleased with कह सकते थे, या फिर with what he was so much pleased कह सकते थे। अब मेरी बात दोबारा सुनेंगे, एक बार इस बात को कंफर्म करके अपनी कॉपी में नोट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। बच्चों एक बात याद रखना, एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन बनाते समय ये बात मैंने बहुत बार दोहराई है, मैं आगे भी
इसके बारे में हम जब डिटेल एनालिसिस करेंगे, क्वेश्चंस के ऊपर बातचीत करेंगे, वहाँ पर मैं आपको ज़रूर इसके बारे में बताऊंगा। और इसके बारे में मैं आपको ये सलाह भी दूंगा कि आप हमेशा याद रखना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें इंटरोगेटिव क्वेश्चन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय असर्टिव में चेंज कर सकते हैं, विच इज़ वेरी क्लियर। बट जब हम एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन पैसिव वॉइस बनाते समय इंटरोगेटिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव फॉर्म में रखते हैं, असर्टिव सेंटेंस को असर्टिव फॉर्म में रखते हैं। इसको क्लब मत करना, इसको चेंज मत करना, बीवेयर, इसको ध्यान रखना। इस पे बहुत सारे बच्चे गलती करके आते हैं एग्जाम में, वो बोलते हैं सर मैंने देखा क्वेश्चन इंटरोगेटिव में था, मैंने असर्टिव में चेंज कर दिया। भाई एक्टिव पैसिव में ऐसा नहीं होता। एक्टिव पैसिव में आपका इंटरोगेटिव रहता है, असर्टिव रहता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में डायरेक्ट से इंटरोगेटिव सेंटेंस असर्टिव में चेंज हो जाता है, वो आपको ध्यान रखने वाली चीज है। और यहां पर सर दो बातें आपने बोली वो थोड़ी कम समझ आई, दोबारा बता सकते हैं कि आपने बोला बाय वॉट से अगर सेंटेंस शुरू करते तो प्लीज के बाद विद लगाते थे। एक्चुअली भाई फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, कुछ अंग्रेजी में कुछ फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, आपको पता होने चाहिए। नहीं पता है तो हम लोग अब इसके ऊपर भी एक वीडियो डिटेल्ड एनालिसिस की बनाएंगे, जिसपे हम बात करेंगे कौन से वर्ब के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आती है, जिससे कि याद रहे। अच्छा ये वर्ड लिखा होगा तो इसके साथ हमेशा जुड़ेगा। बता सकता हूं मैं आपको, एग्जाम्पल है कि यू लाफ्ड एट हर, ये सेंटेंस है, इसका एक्टिव से पैसिव बनाना था तो इसका आंसर बना शी वॉज लाव्ड के साथ बिना प्रेपोजिशन के सेंटेंस नहीं बन सकता। यही इसका एग्जांपल है। यू लाव्ड एट हर, शी वॉज लाव्ड एट, शी वॉज लाव्ड एट बाय यू। तो सर ये एट और बाय दो दो, हाँ हाँ यही क्वेश्चन का तरीका है भाई एक्टिव पैसिव का, इसीलिए मैंने क्वेश्चन बताया था। को खुश हो जाओ, 5 नंबर पक्के हो गए, 5 नहीं 15 हो गए, पीछे 10 पक्के हो चुके थे, तो अब खुश होके हम आगे बढ़े। सर यही तो बात हम कर रहे थे अभी, डायरेक्ट डायरेक्ट की, और आ गया सामने क्वेश्चन। वाओ, ही सेड टू हिज सिस्टर व्हाट डू यू वांट टू टेल मी। आसान क्वेश्चन है। इसको सेड को किस में चेंज कर देंगे, आस्क्ड में चेंज कर देंगे। एनी डाउट, नो डाउट, देयर शुड नॉट बी एनी डाउट। ही आस्क्ड हिज सिस्टर, क्या लिखोगे, हिज सिस्टर। सर आपने बोला था इंटरोगेटिव नहीं रहता, चेंज हो जाता है। हाँ तो फिर सर इसमें कंजंक्शन क्या लगाओगे, दैट, नहीं नहीं व्हाट है तो कंजंक्शन की जरूरत क्या है। अच्छा शी, ही आस्क्ड हिज सिस्टर व्हाट डू यू है तो फिर क्या डिड यू कर दे, नहीं नहीं नहीं, व्हाट शी, डू का क्या कर दे, व्हाट शी डिड, व्हाट शी डिड लिख देंगे। क्यों नहीं लिख देंगे, क्वेश्चन पूछने पे सर नहीं लिखेंगे तो नहीं लिखेंगे, तो कैसे लिख देंगे। वॉट शी डिड वॉन्ट लिखा है ना, तो वॉन्ट की पास्ट फॉर्म क्या होती है भाई, वॉट शी वॉन्टेड, वॉट, रुक जाओ, वॉट शी वॉन्टेड, मी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन, वॉन्टेड हिम टू टेल, वॉट शी वॉन्टेड हिम टू टेल, यू का क्या हो जाएगा, हर। ठीक है। अच्छा यहां पर सर थोड़ा ये नहीं समझ आया, मी का आपने हिम क्यों लिखा। भाई मी फर्स्ट पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, ही सब्जेक्ट है तो ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, हिम। ओके, और यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे सिस्टर है, सिस्टर के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट पर्सन हो गया हर। वेरी नाइस, क्या बात है। क्लैरिटी आती हुई बच्चों को, और आगे क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हुए, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हिज मदर सेड दैट व्हाट एन इडियट यू आर, लुक एट व्हाट यू हैव डन, है ना। तो आप बोलेंगे हिज मदर, हिज मदर, इसमें वर्ब जो है वो आपको वहां से ढूंढनी पड़ेगी। रिएटरेटेड बोल सकते हैं, हिज मदर रिएटरेटेड, है ना। व्हाट को चेंज कर देंगे, हिज मदर रिएटरेटेड दैट, यू को इसमें चेंज कर देंगे, यू को चेंज कर देंगे ही, his mother reiterated that he was an absolute, अपनी तरफ से वर्ड लगा सकते हैं, वेरी लगा सकते हैं अपनी तरफ से, अ वेरी इडियट, एन एब्सोल्यूट इडियट, सो इडियट लगा सकते हैं, ही वॉज सच एन इडियट लगा सकते हैं। मतलब आपको मैं बता रहा हूं इतने सारे ऑप्शंस होते हैं। उसके बाद एंड लुक, एंड लुक, एंड लगाना जरूर, एंड लुक्ड,
या फिर लगा सकते एंड शी एक्सक्लेम्ड टू सी वॉट ही हैड, वॉट यू हैव ना, वॉट ही हैड डन। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को आंसर करना था। अच्छा क्वेश्चन था। आई वुड सजेस्ट कि ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप आगे भी करें। शी सेड टू हर सन, डू नॉट गो टू द रिवर टुडे, इट्स इन द फ्लड, इट इज इन फ्लड एंड यू मे ड्राउन। तो इस आसान क्वेश्चन को एडवाइस में चेंज करोगे। शी एडवाइज लिख सकते हैं यहां पर। सबसे पहले एडवाइज हर सन, इज देयर एनी डाउट टिल हियर? शी एडवाइज्ड हर सन, आगे एडवाइस के क्वेश्चन में आप लगा सकते हैं शी एडवाइज हर सन टू नॉट, या नॉट टू गो टू द रिवर टुडे को किस में चेंज कर देंगे? दैट डे में चेंज कर देंगे। टू दैट डे एज इट वॉज, याद रखना एज लगाओगे कनेक्टर, क्योंकि क्वेश्चन वहां पर फुल स्टॉप है, तो अपनी तरफ से एज इट वॉज इन फ्लड एंड यू को हम चेंज करेंगे किसमें? ही, सन है क्योंकि ही, मे का क्या हो जाएगा? माइट, ड्राउन का ड्राउन रहेगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि माइट के साथ। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं चल रहा है यहां तक? आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है ही सेड आर यू इन अ पोजिशन टू हेल्प मी नाउ, सो ही आस्क्ड इफ ही, अब देखो यहां पर दो बातें हैं, यू को हम यू भी रख सकते हैं, यू को हम ही भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया है। क्वेश्चन पे ऑप्शन पे कई बार डिपेंड करता है, आंसर बोथ द वेज करेक्ट माना जाता है, इसलिए मैं आपको छूट दे रहा हूं। फिर से सुनो, ही आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं, इफ यहां पर लगाया क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वर्ब से शुरू हो रहा है इफ से, इसलिए क्वेश्चन को हम शुरू कर रहे हैं। ही आस्क्ड इफ ही वॉज, आर को हम पास्ट टेंस में, ही वॉज इन अ पोजिशन टू हेल्प मी को किस में चेंज कर दें? हिम, नाउ का किस में हो जाएगा? देन। कोई डाउट यहां तक? कोई प्रॉब्लम यहां तक? नो इश्यूज? ठीक है, क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं। 5 नंबर पक्के होने वाले, 1 नंबर रह गया। द ऑफिसर सेड आई मस्ट गो एट वंस, द ऑफिसर सेड दैट ही, अब आ गया मस्ट, मस्ट को किस में चेंज करोगे? ही ought to go at once। यहां पर आप मस्ट को ought to में चेंज कर सकते हो, go at once लगा सकते हो, आगे का सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। कोई डाउट यहां तक स्टूडेंट्स? कोई डाउट अगर होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर लिखना कि इस वाले क्वेश्चन में मुझे थोड़ा डाउट है, या जो भी डाउट है वो आपको वहां पर क्लैरिफाई कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास बहुत ही प्यारा क्वेश्चन 10 नंबर लेकर आया है, क्योंकि हम 20 नंबर ऑलरेडी पक्के कर चुके हैं अपने। वाओ, अब हम 30 नंबर हो जाएंगे हमारे। यूज ईच वर्ड इन द गिवन पेयर्स इन द डिफरेंट सेंटेंसेस इन ऑर्डर टू ब्रिंग आउट द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स, नो मार्क्स विल बी अवार्ड फॉर द वेग एंड एम्बिगुअस सेंटेंसेस। अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि हर शब्द का देखो, शेयर अगर कोई पढ़ेगा, डिसेंट पर डिसेंट, डिफाई डिफी, अडेप्ट स्क्वायर को प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन में? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, इसमें अलग अलग वर्ड्स हैं, एक जैसे साउंड कर रहे हैं, कंफ्यूजिंग वर्ड्स कहते हैं इनको, पर इनमें क्या होता है, मीनिंग अलग होते हैं, पर इनका सेंटेंस अलग अलग बनेगा। मैं आपको कैसे हेल्प करूंगा? मीनिंग बताकर। जैसे मैं आपको बताऊंगा, शेयर जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब absolutely true, completely true, या something which is very to all the higher extent, है ना, absolute। और shear क्या होता है? shear is a word which is used to cut something। shear, it was sheared into pieces, S-H-E-E-R, into pieces, into pieces नहीं, into pieces। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, सिंपल है। आपको सेंटेंस बनाना पड़ेगा, ट्राई करोगे तभी समझ आएगा। डिसेंट और डिसेंट में फर्क तो आसान है ना। देखो, ये जो डिसेंट है इसके 2 अर्थ होते हैं, एक तो वंशज, लीनेज और किसी चीज में आप जब देखते हो डिसेंट डाउन, जैसे कोई पर्वत है,
कोई पहाड़ है, कोई ऐसी चीज है, उससे कोई चीज अगर नीचे जा रही है, वो गिरती जा रही है, डिसेंड डाउन द माउंटेन कहते हैं ना, डिसेंड, इट डिसेंडेड डाउन द माउंटेन। वहां से लुढ़कते पुढ़कते पानी की जो पानी का जो वो था, क्या नाम है, मतलब एक, अरे ऐसे समझो ना यार, जैसे गंगोत्री है, ठीक है, गंगोत्री है, उससे पानी निकला, गिरते 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 ऐसा ऋषिकेश होते 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 हरिद्वार तक आ गया पानी, उसके बाद पूरे देश भर में फैल गया, बहुत जगह जहां तक गंगा पानी। तो एग्जाम्पल दिया आपको मैंने, समझ गए दोनों का मीनिंग, इसका मीनिंग समझ गए। डिफाई और डिफी वर्ड तो आपको पता होना चाहिए, बहुत अच्छा मतलब होता है। ये जो वर्ड होता है, जब आप ओपिनियन में डिफरेंस बताओ, रेजिस्ट इन ओपिनियंस, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जब आपका ओपिनियन डिफर करता है, जब आप एक ओपिनियन पे नहीं रहते हो, या फिर आप किसी के ओपिनियन को क्लैश कर देते हो। व्हाट इज क्लैश? क्लैश का मतलब होता है जब आप कहते हो भाई देखो मेरा ओपिनियन अलग है, तुम्हारा ओपिनियन अलग है, तुम अपने हिसाब से करो, मैं अपने हिसाब से करता हूं, वी आर नॉट द सेम, ठीक है। और ये जो शब्द है, ये हम होते हैं जिसकी हम पूजा करते हैं। एन ऑब्जेक्ट टू वर्शिप फॉर, ऑब्जेक्ट टू वर्शिप, वर्शिप फॉर लिख लो, मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी आप पूजा करते हैं या जो पूजा योग्य है, ऐसा जिसको आप लोग मूर्ति कहते हैं, आइडोल, आइडोल, आइडल। अच्छा, आप लोगों को ये पता है कि नहीं पता है, तीनों में डिफरेंस बताएंगे? आइडल, 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 ये इसको मूर्ति भी कहा जाता है ना, मूर्ति ऐसे भी कह लो। ये आइडियल होता है पर्सन जिसको आप मानते हो, सर्व सम्मान देते हो। सर्व सम्मान से मतलब है जिसको आप रिस्पेक्ट करते हो, जिसको आप कहते हो कि मैं इनके जैसा बनना चाहता हूँ, एपीजे अब्दुल कलाम के जैसे बनना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला मैं एपीजे अब्दुल कलाम जैसा बनना चाहता हूँ, है ना, तो आइडियल पर्सन हो गया। आइडियल वर्ड का मतलब हो गया वेला, खाली, वेल अग्री करते, समझ गया। अब आ गया अगला शब्द अडेप्ट और अडेप्ट। अडेप्ट और अडेप्ट में बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। अडेप्ट वर्ड का मतलब होता है अपना लेना। व्हाट इज अपना लेना? अरे भाई, अपना लेना का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज को अपने अंदर उतार लेते हो, जैसे कहते हैं ना, आई हैव अडेप्टेड दीज मेथड्स, आई हैव अडेप्टेड दीज वेज टू इंप्रूव माई सेल्फ। अडेप्ट इज समबॉडी, समबॉडी वो जो कुशल हो जाता है ना किसी चीज में, क्या कुशल, थोड़ा हिंदी ज्यादा तो नहीं। अडेप्ट वर्ड का मतलब होता है समवन हु इज वेरी स्किल्ड इन समथिंग। इंग्लिश में बात कर रहे थे। क्वायर एंड क्वायर, ये तो सबको पता है। जो पहला वाला क्वायर है वो सिंगर्स का ग्रुप होता है, सिंगर्स का ग्रुप, है ना, ये गाना गाते हैं एक साथ खड़े होकर। क्वायर ऑफ सिंगर्स वर परफॉर्मिंग एट द स्टेज ऑन द ईव ऑफ हिज सिस्टर्स मैरिज, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। और ये जो है QUIRE, इसको पेपर फोर शीट, पेपर ऑफ फोर, रिमेंबर, शीट्स के लिए यूज किया जाता है, पेपर ऑफ फोर शीट्स। क्वायर एंड क्वायर। भाई एक बात बताओ, आपको अगर मीनिंग पता चल गया है तो आपका अगला काम क्या होना चाहिए? सेंटेंस बनाओ, सेंटेंस बनाओ। सेंटेंस मैंने शुरू में बना के दिखाया था ना आपको, कट और शेयर का, ये तो आप सेंटेंस खुद से बनाने पड़ेंगे, तब भी आपको 10 मिनट, एक मार्क्स में आप मीनिंग नहीं लिख के आओगे, वहां सेंटेंस लिख कर आना, याद रखना। नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर द वेग एंड एम्बिगुअस सेंटेंसेस। तो इजी बनाना, बहुत टफ मत बना देना, खुद को भी ना समझ आए। अब फिर से आपको ब्रिंग आउट द मीनिंग लिखना है, सेंटेंस फ्रेजेस फॉर्म में यूज करने हैं, बहुत आसान है। डील इन समथिंग, और डील विद होता है समबॉडी, समबॉडी। अब आप बोलोगे सर प्लीज एक सेंटेंस बना के दिखा दो हमें, समझ हमारा जीवन सफल हो जाएगा। देखो, ही इज अ रिच मैन एज ही डील्स इन डायमंड। मैंने गोल्ड इसलिए लिखा, ज्यादा ही रिच लग रहा है, बात से पता, कुछ ज्यादा ही रिच है इसलिए डायमंड में डील करता है। ही इज अ रिच मैन एज ही डील्स इन डायमंड। ओके, मतलब आप कहना चाह रहे हो डील्स इन समथिंग, समथिंग को यहाँ डायमंड आपने लिख दिया ऐसे। यस, ही डील्स विद मी। अच्छा, डील्स विद होता तो विद समबडी हो जाता, समबडी, और डील्स इन द समथिंग, ऐसे। बहुत सही, आपने तो बिल्कुल सही समझा,
ठीक है। बरी दी हैचेट क्या होता है? एंड दी कॉन्फ्लिक्ट, एंड दी कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है भाई? झगड़ा, झगड़े का समाप्ति, समापन करना। बी इन फॉर, बी इन फॉर आपको याद रखना है हैव गुड रीजन टू एक्सपेक्ट समथिंग। मैं लिख देता हूं हैव सम गुड रीजन, हैव सम गुड रीजन टू एक्सपेक्ट समथिंग टू हैपन या अनप्लेजेंट, है ना। हैव सम गुड रीजन टू एक्सपेक्ट समथिंग अनप्लेजेंट। अब आप बोलोगे सर समझ नहीं आया कि हैव सम गुड रीजन टू एक्सपेक्ट समथिंग अनप्लेजेंट, ये क्या मतलब हुआ? अरे जैसे आपने एग्जाम दिया, जैसे बंदे ने एग्जाम दिया, ठीक है, वो कह रहा है भाई जिस तरीके से इसने एग्जाम दिया है ना, जो प्रिपरेशन इसकी थी ना, जैसे पढ़ाई करता था ना, मेरे को कहीं से भी नहीं लग रहा है, मुझे श्योरिटी है कि इसका सिलेक्शन नहीं होगा। अच्छा, आप ये ना कह रहे हो, बहुत फुल प्रूफ के साथ कह रहे हो अनप्लेजेंट रिजल्ट ही आना है, ऐसे? बहुत सही, आप समझ गए। तो बी इन फॉर होता है हैव सम गुड रीजन टू एक्सपेक्ट समथिंग अनप्लेजेंट, और उसी सेंस में इसको यूज किया जाता है। तो इसलिए कभी भी इसको ऐसे यूज करना तो ध्यान रखना, ठीक है। रन थ्रू होता है टू एग्जामिन समथिंग, टू एग्जामिन समथिंग मतलब किसी चीज की जांच पड़ताल करना। एट लार्ज होता है आउट ऑफ रीच, आउट ऑफ रीच, आउट ऑफ रीच क्या होता है? मतलब कानून के शिकंजे से दूर, कानून की पकड़ से बाहर। हार्प ऑन जो वर्ड है उसका इस्तेमाल टॉक अबाउट समथिंग अनोइंगली होता है, टॉक अबाउट समथिंग अनोइंगली, अनोइंगली मतलब गुस्से से बात करना किसी चीज के बारे में, है ना, मतलब अजीब सा। गुएना पिग जो होता है एन एक्सपेरिमेंट, इसको एक्सपेरिमेंट के जैसे यूज किया जाता है, मतलब कोई जैसे एक्सपेरिमेंट करना है, किसी चीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है तो उसको गुएना, गुएना पिग कहते हैं। डिस्पोज ऑफ का तो मतलब आपको पता ही होगा, गेट रिड ऑफ समथिंग, गेट रिड ऑफ समथिंग मतलब किसी चीज से छुटकारा पाना, गेट रिड ऑफ, लेट जस्ट गेट रिड ऑफ, है ना। पेप टॉक और मेक डू, देखो पेप टॉक तो बहुत आसान है, किसी भी को अगर आप स्पीच देते हो, एंड अ स्पीच लिख देता हूं मैं, अ स्पीच टू एनकरेज समबडी, एनकरेज समबडी। और मेक डू क्या होता है? मेक डू सिंपल है, मैनेज विद लिमिटेड मीन्स, मैनेज समथिंग, मैनेज समथिंग विद लिमिटेड मीन्स, याद रहेगा। तो ये हो गया आपके 10 वर्ड्स के मीनिंग, और आपको इनके सेंटेंसेस बनाने हैं। सोच समझ के सेंटेंस बनाना, आपको 10 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे कि मीनिंग अगर पता है और सेंटेंस का मीनिंग लिख के आपने सेंटेंस बना दिया, आपके मार्क्स कोई नहीं रखता। भाई देखो 10 वर्ड थे, 10 के 10 आपको मार्क्स देके जाएंगे। अब आ जाते हैं अपने डिस्क्रिप्टिव के पार। यहाँ पर हमको 10 नंबर मिलेंगे क्या लिखने के लिए? अगर आप सही सही एक इंसिडेंट को डिस्क्राइब करते हो लेटर के फॉर्म में। क्या लिखना है? यू आर मीट नहीं, यू मेट a victim of an eve-teasing incident in a private bus. Write a letter to the deputy commissioner of his district in 400 words complaining about the incident, highlighting the social and physiological impacts of such incidents, such as a practical solution thereof. बहुत ही कॉमन है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, जिसके ऊपर हम लिखते हैं आप यहाँ पर टू द DC डेप्यूटी कमिश्नर, पूरा लिखना, चंडीगढ़, है ना, पिन कोड डालना, सब्जेक्ट लिखना, ईव टीजिंग, ईव टीजिंग इन द बस, रोडवेज बस लिख देना, आपका मन करे, रिस्पेक्टेड सर, कोमा और सेंड लेटर शुरू, यहां तक लिख लिया। अब आपका तरीका क्या होना चाहिए? आपका सबसे पहले आएगा इंट्रोडक्शन। आप यहां पर इंट्रोडक्शन लिखोगे, कम से कम 150 वर्ड्स का इंट्रोडक्शन चाहिए ही चाहिए। 150 वर्ड्स में क्या लिखोगे? आप बताओगे कि क्या एक्चुअली मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ एक इंसिडेंट ऐसा जो कि होश उड़ा देने वाला है और लोगों को जागरूक झकझोर कर देने वाला है, उसी से हमें जागरूकता की आवश्यकता है, और जागरूकता के संदर्भ में ही मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा हिंदी हो गई, इंग्लिश में लिखना, क्या बात कर रहे हो? देखो इंट्रोडक्शन 150 वर्ड्स का लिखना है, मैंने आपको अंदाजा बताया कि लिखना क्या है, बेसिकली कितने वर्ड्स में आपको डिस्क्राइब करना है। तो इंट्रोडक्शन आपका होने वाला है 150 शब्दों में, जिसमें कंडीशंस जो मैंने
बोली वो होना है ना। कि इसके पहले वाले अगर आप पेपर्स चेक करोगे उसमें मैंने जो आपको इंट्रोडक्शन वगैरह बताया वो भी उसी तरीके से बताएं, चूंकि इतने सारे हैं आपके पास ऑप्शन, विकल्प है अच्छे, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपने आप में, मतलब अपने आप को काफ़ी इंप्रूव कर सकते हो अगर इस तरह से आप लेटर्स लिखते हो, इस तरह से आप अपने लेटर को अपना प्रेजेंट करते हो, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। कहने का मतलब ये कि आप यू कैन फेच मोर मार्क्स, है ना। यहाँ से लेटर ऑफ लिख दिया, उसके बाद जो बॉडी ऑफ द लेटर होगा, बॉडी ऑफ द इंट्रोडक्शन तो आपने बता दिया ये इंसिडेंट हुआ है, इस तारीख को मैं जा रहा था, ऐसी चीज़ मैंने नोटिस करी, तो ये मैं आपके काइंड नोटिस में लाना चाहता हूँ और उसके रिगार्डिंग मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। बॉडी ऑफ द लेटर में आपने लिखना है कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, एग्जैक्टली क्या हुआ था, है ना। इस तरीके के इंसिडेंट्स कैसे कैसे होते हैं इंसिडेंट्स, है ना। विच पीपल, कौन से टाइप के पीपल होते हैं जो ऐसा करते हैं, ठीक है। उनकी परेशानी क्या है, मेंटली रिटार्डेड होते हैं या मेंटली वीक होते हैं या सोशली दे आर नॉट एम्पावरिज्ड, है ना। और इस तरह के लोग होते हैं, उसको आपको एटलीस्ट कितने शब्दों में, 200 शब्दों में अपने लिखना होगा। तो 200 150 कितने हो जाएंगे बच्चों, कितने हो जाएंगे, 350। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ कंक्लूजन रह जाएगा और उस कंक्लूजन को आप 50 वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकते हो। तो बहुत इजी हो जाता है कंक्लूजन लिखना। उसके बाद आप यहाँ पर लिख सकते हो योर्स फेथफुली, अपना नाम लिखकर। इस तरीके से लेटर राइटिंग में आप 10 नंबर अपने पक्के कर सकते हो। देखो मैंने आपको बता दिया कि लेटर आप अच्छा कर सकते हो अगर आप चाह लो तो। उसके बाद आता है रिपोर्ट लिखने के लिए। रिपोर्ट के लिए मैंने पहले भी आपको तरीका बताया, ये चूंकि 300 वर्ड्स में लिखा जाता है, 10 नंबर यहाँ से पक्के हो सकते हैं। डीसी को आपको रिपोर्ट बना के भेजनी है कि रिसीव्ड अ कंप्लेंट रिगार्डिंग द इंक्रोचमेंट इन द मार्केट एरियाज। आपको कोई कंप्लेन आई, आप डीसी को बता रहे हो कि भाई देखो ऐसा है, मेरे पास कंप्लेंट्स आ रही हैं कि यहाँ पर एनक्रोचमेंट हो रहा है। एनक्रोचमेंट होता है मेरे भाई मेरे दोस्त अतिक्रमण। ये क्या होता है अतिक्रमण? अतिक्रमण का मतलब होता है, देखो दुकान, ये रोड है ना, ये रोड है। अब चक्कर क्या है, यहां पर शॉप्स बनी हुई हैं, इस जगह पर शॉप बनी हुई हैं, शॉप्स है ना, यहाँ पर भी शॉप बनी हुई है, यहाँ पर भी शॉप बनी हुई है। अब शॉप्स का लिमिट है कि रोड के यहाँ तक शॉप्स की शेड बना रखी तुमने, यहाँ तक शॉप्स की शेड बना रखी है। तो जो तुम्हारा लीगल राइट है वो यहाँ तक है, इस जगह तक है, और रोड के तुमने पास तक उसको आगे छज्जा जिसे कहते हैं निकाल रखा है। तो ये क्या हो गया, एनक्रोचमेंट हो गया। मतलब आपने एक्स्ट्रा एरिया, एक्स्ट्रा सरफेस, एक्स्ट्रा रोड, एक्स्ट्रा ग्राउंड यू हैव ऑक्यूपाइड, जबरदस्ती ऑक्यूपाई कर रखी है, ऑक्यूपाइड, इसको एनक्रोचमेंट होते हैं। और इसी के रिगार्डिंग आपको यहां मेंशन करना है अपने शब्दों में, 300 शब्दों में केवल, कि क्या है रिपोर्ट। रिपोर्ट में ऊपर आप पहले, सबसे पहले रिपोर्ट में ऊपर क्या लिख दोगे, आप लिख दोगे सब्जेक्ट, जिस चीज़ के लिए आपको रिपोर्ट लिखनी, बीच में लिखने के बाद आपने वहाँ पर लिख देना है, 3 पैराग्राफ में बांट देना है, और तीनों पैराग्राफ के लिए डिफरेंट तरीके। कैसे सर बताना, 300 वर्ड में बांट देना है क्या? नहीं, आपको सबसे पहले 125 शब्द में यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर 75 शब्दों में मेंशन कर देना है, 75। दूसरे वाले को आप 100 शब्दों में लिख लो, पहले वाले को आपने 75 लिखा, हाँ ठीक है। देखो एक सेकेंड, पहले आपने 125 शब्दों में लिख दिया, फिर आपको जो दूसरा लिखना है वो आपको 100 शब्दों में लिख देना, तो 225 हो गया, और आपके पास 75 बच गए। 75 शब्दों में आपको कंक्लूजन लिख देना कि ये मैं चाहता हूं आप तक पहुंचे, और इस तरीके से हर्डल जो हैं वो रिमूव किए जा सकते हैं, इस तरह से इंक्रोचमेंट को रोका भी जा सकता है। आप उनको सजेशन भी दे सकते हो। अगर ऐसा नहीं लिखोगे तो आपको दूसरे वाले विकल्प के साथ जाना पड़ेगा। द फॉरेस्ट फायर इन द incidents in Himachal Pradesh have become major concern for the state government. So Honorable Chief Minister of the state has asked the Forest Department to submit a report listing the real causes along with the possible measures to take control. ये भी बहुत आसान है, पहले भी हम इस तरह के पैसेज क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो आई वोंट से कि बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर डिटेल एनालिसिस की जरूरत है। अब आता है क्वेश्चन, आपको देखो क्वेश्चन पढ़ के जो आंसर करना है उसके लिए सबसे अच्छा तरीका मैंने हमेशा बोला हुआ है कि आप पहले क्वेश्चन पढ़ो। अकॉर्डिंग टू द राइटर, व्हाट डू पीपल मीन बाय मटीरियल एडवांसमेंट? मटीरियल एडवांसमेंट क्या होता है, आपको यहाँ जब पढ़ोगे तो साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि डज इकोनॉमिक प्रोग्रेस क्लैश विद रियल प्रोग्रेस? बाय इकोनॉमिक वी टेक इट एज मटीरियल एडवांस विदाउट लिमिट, एंड बाय रियल प्रोग्रेस वी मीन मॉरल प्रोग्रेस, विच अगेन इज द सेम एज द प्रोग्रेस ऑफ द परमानेंट एलिमेंट in us. The subject may thereof be status does not progress increase the same proportion material progress. तो material advancement का मतलब होता है जहां पर पैसों से एडवांसमेंट हो रही है, क्या वही होती है? और अगर होती है तो material advancement में क्या क्या होता है? पैसा आता है, साथ साथ
ये भी लिख रहा है आई नो दैट दिस इज अ वाइडर प्रोपोजिशन दैट वन ऑफ बिफोर बट आई वेंचर टू थिंक दैट वी ऑलवेज मीन वाइडर one even when we lay down the smaller. We know enough of science to realize that there is no such thing to as perfect as repose this visible universe of ours. वो मटेरियल एडवांसमेंट की बात कर रहा है। जब भी हम अगर बात करते हैं अपने एडवांसमेंट की तो हम वहाँ पर जोड़ते हैं, जैसे मान लो मॉरल एडवांसमेंट बोले कि आप मॉरली कैसे रिच हो रहे हो, मॉरली कैसे आगे ग्रो कर रहे हो, बढ़ रहे हो, तो तुरंत लोग जो है बंदे जो है बना दिमाग लगाने लग जाते हैं कि जो हम अपने पैसों से, जो हम रुपयों से खरीद सकते हैं, रुपयों से आगे बढ़ सकते हैं, वही एडवांसमेंट इज द एडवांसमेंट एंड दैट इज द ओनली एडवांसमेंट विच इज रिक्वायर्ड। तो मटेरियलिस्टिक एडवांसमेंट उसको बोला जाता है, उसके बारे में आपको यहाँ लिखना है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर या राइटर व्हाट इज द रियल प्रोग्रेस। अब मॉरल प्रोग्रेस जरूरी है, रियल है या मटेरियल डिमांड, ये आपको वहां पर 2 नंबर में डिस्क्रिप्शन देना है, जो कि आप पैसेज से निकाल सकते हो। मतलब अगर आप पैसेज पढ़ोगे तो आपको इजिली वहां से मिल जाएगा। उसके बाद कह रहा है हाउ डज राइटर कंक्लूड द मटेरियल प्रोग्रेस मस्ट एडवांस मॉरल प्रोग्रेस। हाउ डज राइटर कंक्लूड की मटेरियल प्रोग्रेस जो है वो एडवांस कर जाती है मटेरियल प्रोग्रेस, मॉरल प्रोग्रेस को। ऊपर लिखा हुआ है कि मॉरल प्रोग्रेस में क्या होता है, केवल आप सोचते हो कि ऐसा होगा। डज नॉट मॉरल प्रोग्रेस इंक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन एज द मटेरियल प्रोग्रेस। क्यों? क्योंकि ऊपर लिखा है कि देयर इज लॉ विदाउट लिमिट बढ़ती है। मॉरल प्रोग्रेस में तो लिमिट है भाई, तुमने इतनी मॉरली अपने आप को ग्रो कर लिया, मॉरली तुम सेंसिटिव हो गए, मॉरली तुम लोगों की समस्याओं को समझने लग गए, मॉरली तुम लोगों को अप्रेज करने लग गए, मॉरली तुम लोगों को क्रिटिसाइज करना कम कर दिया। तो ये है मॉरल एनरिचमेंट, एनलाइटमेंट भी कह सकते हो। तो इस तरीके से वहां पर आप मेंशन कर देना है ना। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रियल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो रियल और इकोनॉमिक प्रोग्रेस डिफरेंस बता दिया कि रियल प्रोग्रेस क्या होती है, इकोनॉमिक में आपके पास अर्थव्यवस्था कैसे बदलती है, आपके पास पैसे आते हैं, करेंसी आती है, उससे आप ये बनाते हो, ये ग्रो करते हो। इस तरह से आप 2 लाइन में, आप ज्यादा मत लिखना, 4 लाइन का लिखोगे तो आपको आंसर 2 नंबर के मिल जाएंगे। फिर विजुअल यूनिवर्स क्या होता है वो पैसेज में लिखा है, आपको पढ़ के उससे आंसर करना है, बहुत सिंपल तरीका है। उसके बाद आते हैं दूसरा पैसेज, सेम वे में जैसे मैंने बताया आपको 2-2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको करने। हाँ, इसके लिए मैं आपको एक बात जरूर बोल सकता हूँ कि आने वाले टाइम पे आपको कुछ ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए लाऊंगा जिसमें मैं पैसेज का डिस्कशन करेंगे, हम पैसेज का डिस्कशन करेंगे। मैं आपको बताऊंगा बेसिकली कि पैसेज कैसे आंसर करने और उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप मैक्सिमम मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हो। मैक्सिमम मार्क्स कैसे स्कोर सकते हो, मतलब एज इन मतलब कि एक बढ़िया अपना एक स्कोरशिप बना सकते हो कि हाँ ठीक है, इतने लिखने से इतने मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, अब आ जाता है प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग जो कि 20 नंबर का आता है, इसके लिए मैं आपको ये नहीं बोलूंगा बिल्कुल भी कि इसको कहीं से भी आप सोच भी लेना मन में कि एफर्ट भी कर लेना सोचने का कि मैं इसको स्किप कर दूं, बिल्कुल भी नहीं। 20 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। बस सिंपल सा एक काम करना है, एक टाइटल लिखना है, एक टाइटल लिख देना है, ठीक है। टाइटल के साथ और क्या करना है, आपको जितने वर्ड्स लिखे हैं उसका टोटल करना है, टोटल को आपको इंटू 1/3 कर देना है, खत्म, सिंपल। जितना बचेगा उसके ऊपर आपको वहां पर उतने वर्ड्स में आपको लिख देना है। मान लेते हैं आपके पास 300 शब्द निकल कर आए काउंट करने पर, आपको यहाँ पर 1/3 कर देना है, 3 दाम 30, 100 शब्दों में आपको अपनी प्रेसी लिख देनी है, सिंपल। दूसरा, आपको रेपिटेशन अलाउ नहीं है। रेपिटेशन अलाउ नहीं मतलब आपको बार बार किसी शब्दों को रिपीट नहीं करना है, आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, नेवर कॉपी पेस्ट, उठा करके सारा चिपका मत देना, अपने शब्दों का प्रयोग करना। यूज एज मेनी एज वर्ड्स पॉसिबल ऑफ योर्स, एज मेनी वर्ड्स एज पॉसिबल ऑफ योर्स, अपने ही यूज करो, दूसरों के शब्दों का प्रयोग ना करना इसमें, जिससे कि आप लिख सकते हो। उसके बाद डू नॉट चेंज द इंट्रिंसिक सेंस, डू नॉट चेंज द इंट्रिंसिक सेंस, आपको इंट्रिंसिक सेंस सेम रखना है, मतलब जो उसका मीनिंग है ना वो ना बदलना भाई। जो पैसेज का मीनिंग होगा ना, रियल मीनिंग, वो बदलना नहीं है। तो इंट्रिंसिक मीनिंग आपको सेम रखना है, इंट्रिंसिक सेंस सेम रखना है, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से प्रेसी राइटिंग करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम प्रैक्टिस सेट्स और लाएंगे और वीडियोस में हम डिस्कशन करेंगे। तो आई होप ये छोटा सा पेपर था डिस्कशन यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के मेंस का, जिसके हम लोग इंग्लिश के यहाँ डिस्कशन कर रहे थे। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर समझ में आएगा। जो प्रैक्टिस से और रिलेटेड डाउट्स आते हैं आप उसको कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। जो भी डाउट आपके मन में आए उसको जरूर बताना, जिससे कि हम उसका सोल्यूशन लेकर आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।